हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। जैसा कि जो बच्चे सीयूटी लीट का फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी नहीं भरे हुए हैं, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा था सीयूटी लीट का फॉर्म हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप फिल करें। लेकिन दिक्कत क्या है ना, यूट्यूब का गाइडलाइन है कि आप लोग जो है कोई भी किसी का इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, किसी का एड्रेस हो गया, किसी का मोबाइल नंबर हो गया, किसी का आइडेंटिटी कार्ड हो गया, किसी वीडियो में यूज नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह सब आपको दिख रहा था, तो यूट्यूब उसको रीड किया 3-4 दिन बाद, उसके बाद वीडियो क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इस वजह से मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो है सीयूटी की वेबसाइट पे जो पहले से फॉर्मेट अपलोड है, उसी फॉर्मेट को मैं अपलोड कर मतलब एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सेम ऐसा आपको फॉर्म फिलअप में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देख करके आप लोग बड़े आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो भी वहाँ पे कुछ डाउट रह गए थे, कुछ चीज जानकारी आपको बार बार वो पिंच कर रहा था फॉर्म फिलअप करने में, उसको भी मैं यहाँ पे जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जिनको भी फॉर्म फिलअप से रिलेटेड कोई भी डाउट है, सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। पहली चीज, जब आप फॉर्म फिलअप करने में न्यू रजिस्टर करेंगे, पहली बार रजिस्टर करेंगे, तो पहले आपका ऐसे ओपन होकर के आएगा कि आई हैव एन आधार कार्ड, मेरे पास आधार कार्ड है, मैं इस पे क्लिक करना चाहेंगे। या डिजी लॉकर अकाउंट है, या एबीसी अकाउंट है। अगर एबीसी अकाउंट या डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो उसको क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इसमें से कोई भी लगा सकते हैं। आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। सपोज आपके पास पहले से आधार है, तो अब डिजी लॉकर या एबीसी आईडी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई एक ही आपको जानकारी देना, किसी ऐसा नहीं है कई क्लिक करने के लिए आ रहा है, कोई एक क्लिक करने के लिए आ रहा है। जैसे ये जो सीयूटी की वेबसाइट में जो फॉर्मेट है, इसमें पासपोर्ट टिक हुआ है, तो पासपोर्ट मान लीजिए कोई फॉरेन स्टूडेंट होगा तो अपना पासपोर्ट पे टिक करेगा। और बाकी इंडियन इंडियन रहेगा तो यहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन है और आधार कार्ड का ऑप्शन है। तो पैन कार्ड या आधार कार्ड में से कोई, जिन बच्चों का पैन नहीं होगा, आधार तो सबका बना होगा, तो आधार वाले क्या करेंगे, तो आधार वाले पे यहाँ पे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। थोड़ा सा अगर छोटा दिख रहा होगा तो उसको कंप्रोमाइज करिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आधार वाले पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब आधार वाले क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट नंबर की जगह पे आपका आधार नंबर लिखने के लिए आएगा। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करेंगे। क्या करेंगे, अपना आधार नंबर फिल करेंगे। आधार वाले क्लिक करेंगे और यहाँ आधार नंबर फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा क्लिक हियर टू प्रोसीड। यहाँ पे आधार नंबर भरने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म आपका ओपन होकर के आ जाएगा। तो आधार कार्ड से कुछ डिटेल ऑटोमेटिक आपका ले लेगा, कुछ डिटेल आपका ऑटोमेटिक ले लेगा, जैसे कैंडिडेट नेम वगैरह ले लेगा। जो भी कैंडिडेट नेम यहाँ पे XYZ लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट नेम होगा वो क्या करेंगे, वो फिल करेंगे आप लोग। वो क्या करेंगे, कैंडिडेट नेम में अपना कैंडिडेट नेम फिल करेंगे। फिर गार्जियंस नेम इसमें फिल कर देंगे, इसमें मदर्स नेम या गार्जियंस नेम। फिर डेट ऑफ बर्थ आप फिल कर देंगे, उसको जेंडर आपका मेल फीमेल है, उसको नेशनलिटी हो गया। आइडेंटिटी टाइप आपने क्या आइडेंटिटी यूज किया है, अगर अगर आपने कोई यूज किया तो यहाँ पे आधार कार्ड, जैसे एक्सेप्ट आधार कार्ड लिखा है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ एक्सेप्ट आधार कार्ड। तो आप लोग देख लीजिएगा आधार कार्ड के अलावा आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसको आप लोग क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। फिर उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, फिर उसका क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन नंबर उसका फिलअप कर लेंगे। देखिए मैंने वहां पे जो किया था, वहां पे हमने पैन कार्ड से किया था। आधार कार्ड से करेंगे तो हो सकता हो एक्सेप्ट आधार कार्ड लिखें, तो इसके अलावा और कौन से आपके हो सकते हैं। तो इस केस में अगर आधार नहीं लेता है तो आपको डिजिलॉकर पे जो है लॉगिन करके डिजिलॉकर अकाउंट बना लेंगे, तो डिजिलॉकर से भी आपका काम चल जाएगा। डिजिलॉकर अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, और डिजिलॉकर से ही एबीसी आईडी भी। एबीसी आईडी में दिक्कत क्या है, वहां पे आपका कॉलेज वगैरह का नाम पूछता है, तो उसमें दिक्कत आ रही है। तो आप डिजिलॉकर अकाउंट बना लीजिए सिंपली। तो डिजिलॉकर अकाउंट में आपका आधार से सीधे सीधे लॉगिन हो जाएगा। आपका आधार जो है आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट बनाते समय आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी वगैरह आएगा। तो आप वहां पे फॉर्म फिलअप करते समय चाहे तो यहाँ पे आप डिजिलॉकर वाला भी डाल देंगे। यहाँ पे चाहे तो जो पहले वाले स्टेप में हमने बताया है, तो यहाँ आप आधार न डाल करके यहाँ डिजिलॉकर भी डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ आधार डालेंगे, आधार नंबर डाल करके लॉगिन करेंगे। जिसके पास पैन कार्ड होगा उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिजिलॉकर वाला आईडी डाल देंगे। या अगर आपके पास बैंक का पासबुक है ना, तो अगर बैंक का पासबुक वगैरह का ऑप्शन आएगा तो वो डाल दीजिएगा। अभी यहाँ पे चूंकि ये पीडीएफ फॉर्म में है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा नहीं सकता। तो वहां पे आपके अकॉर्डिंग जो भी आएगा, इसमें किसी बच्चे को कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं आएगा किसी का। तो उसको क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद अब आ जाएंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे हो सकता हो उतना फिल करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस आ जा रहा है। ये पीडीएफ आपका फट जा रहा है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा,
प्रीमिसेस नंबर या नेम, आपका मकान नंबर हो गया या आपके गांव का नाम हो गया, यहाँ लोकेलिटी में पोस्ट वगैरह डाल देंगे। सब लोकेलिटी में आप थाना डाल सकते हैं, पुलिस स्टेशन या तहसील डाल सकते हैं, ब्लॉक डाल सकते हैं। यहाँ कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया। ये आपका अपना ईमेल एड्रेस उसको कंफर्म कर लेंगे। ईमेल एड्रेस को क्या कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जो है आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे +91 इंडिया के लिए +91 इंडिया का कोड होता है, मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर क्लिक करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई एक दूसरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद जब आप फिर जो है आगे क्लिक वगैरह करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे, अच्छा यहाँ ये एड्रेस जो है, एड्रेस को जो है एक आपका आएगा, एक एड्रेस आपका होगा परमानेंट एड्रेस होगा, एक आपका होगा लोकल एड्रेस, मतलब ये कह सकते हैं डाक का पता होता है, जो पोस्टल एड्रेस होता है। तो दोनों अगर सेम रहेगा, दोनों पे सेम कर दीजिएगा, तो अलग अलग कर देंगे। अब पासवर्ड बनाएंगे, क्या करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड में क्या करेंगे, जैसे किसी का नाम मान लीजिए अमित है, तो अमित में एक कैपिटल लिख लेंगे, अमित कर लेंगे। अपना डीओबी लगा दीजिएगा। क्या, मान लीजिए किसी का डीओबी है 1999 है, तो क्या कर देंगे, जैसे आप लोग 2024 में फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए किसी का 2003 है, कितना है, या 2005 डीओबी, कितना है 2005 डीओबी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, AMITS है, अमित 2005, और यहाँ पे कर दीजिएगा @ कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, @ कर दीजिएगा। तो इस तरीके से पासवर्ड बनाइएगा। थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन कर लीजिए। कहने का मतलब पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक आपका न्यूमेरिक होना चाहिए, मतलब नंबर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए पासवर्ड बनाते समय। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बनाते समय ये चीज ध्यान रखेंगे। पासवर्ड बनाते समय ये चीज ध्यान रखेंगे, पासवर्ड बना लेंगे, कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपके स्कूल का क्या नाम है, आपका फेवरेट बुक हो गया, आपका बर्थ प्लेस कौन सा है, तो उसमें से कोई करके ये कब कर लेंगे, उसको फिलअप कर लेंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, पिन कोड वगैरह फिल कर लेंगे। उसके बाद जो है, हाँ वही 2 बार हो गया है, सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंटर सिक्योरिटी पिन, ये सिक्योरिटी पिन आपके कैप्चा जो लिख करके आएगा, इसको फिलअप करेंगे, उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट जब कर देंगे ना, तो होगा क्या, आपके ईमेल आईडी पे सबमिट करने के बाद होगा क्या, आपके ईमेल आईडी पे मतलब आपका एप्लीकेशन नंबर चला जाएगा, और वहां से आपको पासवर्ड जाएगा। उसके माध्यम से क्या कर लेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। ईमेल आईडी मतलब जो आपका एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड की सहायता से फिर क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। फिर आपका डिटेल फिलअप हो आ जाएगा। फिर आपका डिटेल पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर इसमें टिक करना रहेगा कि आपका क्या क्या सही है, जैसे कैंडिडेट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, जो जो सही है एक बार मिलान करते जाइएगा। जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, एड्रेस हो गया, ये सारी चीजें मिला लेंगे। फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके क्या कर देंगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अच्छा अभी नहीं, अभी ओटीपी वाला नीचे आएगा, ओटीपी वाला जो मैंने पहले बता दिया। अब इसको सबमिट करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे, तब आपका क्या हो गया, तब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप है, तो आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। इस केस में आपके ईमेल आईडी पे जो है आपका एप्लीकेशन नंबर जाएगा और पासवर्ड जाएगा। इस केस में यहां तक फिलअप करने के बाद आपका, मैंने पहले ही बोल दिया था, यहां तक फिलअप करने के बाद आपका क्या होगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे जाएगा। फिर उसकी सहायता से क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। फिर क्या करेंगे, ईमेल ओटीपी वगैरह डाल करके क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, वेरीफाई करके। जब लॉगिन कर लेंगे, फिर इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब एप्लीकेशन फॉर्म बचा हुआ, फी पेमेंट बचा हुआ है। अब एप्लीकेशन फॉर्म वाले पे दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे। अब दूसरे स्टेप पे 3 स्टेप में आपका होगा, पहला रजिस्ट्रेशन हो गया, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, तीसरा फी पेमेंट हो गया। तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन आप फी पेमेंट आपको करना रहेगा। इसके बाद उसके बाद अपना डाल करके जब इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है ये फिर दोबारा दिखाने लगा। ये सारी चीजें हो गई हैं, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आ जाएगा ये ABCD आ गया। अब ABCD चूंकि ये कंपलसरी नहीं है, बिना इसके फॉर्म फिलअप आपका हो जा रहा है, बिना इसके फॉर्म फिलअप हो जा रहा है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं इसने फॉर्म किया, जो डेमो है इसने इसमें कुछ नहीं डाला। वो ये CUT की वेबसाइट पे डेमो है, CUT की वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डेमो है फॉर्म फिलअप करने का। तो यहाँ पे इसने कुछ नहीं डाला, तो आप भी छोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि बिना इसको फिल किए भी फॉर्म आपका फिलअप हो जा रहा है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। सारे बच्चे इसी में लगे हुए थे, ABCD बनाए कि नहीं बनाए। तो आप किसी भी कहीं पे भी देख लेंगे तो
बहुत मैक्सिमम बच्चे जो है एबीसी आईडी वगैरह नहीं बना रहे हैं आपका, क्योंकि अदर आईडी तो आपके पास है, ये आधार कार्ड है या कोई और डिटेल आप फिलअप कर ही रहे हैं, डिजिलॉकर अकाउंट वगैरह नहीं तो बना रहे हैं, तो इसकी दिक्कत नहीं आएगी, इससे कुछ आपका होने जाने वाला नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें क्यों क्यों हम कह रहे हैं ऐसा, क्यों कि सीयूटी की वेबसाइट पे यहाँ पे इनको XYZ कुछ इंटर करना चाहिए था। अगर कंपलसरी होता तो यहाँ पे कुछ इंटर करना चाहिए था, ABC XYZ कुछ इंटर किए जाते तो बात अलग होती। अब जो है यहाँ पे फिर क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको दिखाएगा जो आपने पहले फिलअप करने में डाला है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जेंडर हो गया, मदर नेम हो गया, कैटेगरी आपका हो गया, कैटेगरी जनरल ओबीसी जो भी SC EWS जो भी रहेगा यहाँ डालिएगा। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नहीं भरना रहेगा, काउंसलिंग के टाइम पे आपका सर्टिफिकेट लगेगा। हमने बता दिया है कि EWS और जनरल के लिए EWS और ओबीसी के लिए जो आपका सर्टिफिकेट होगा 1 अप्रैल के बाद का बनाना चाहिए। SC ST का पुराना भी चलेगा, SC ST का पुराना भी चलेगा, जनरल और EWS वाले और ओबीसी वालों का 1 अप्रैल के बाद का नया बनवा लेंगे, वही आपका काउंसलिंग टाइम पे लगेगा। अगर आपका 31 मार्च का भी बना होगा ना, वो भी काउंसलिंग के टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो EWS आपका है ये पैसे पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है, और हर एक वित्तीय वर्ष के लिए, एक वित्तीय वर्ष के लिए ही वैलिड होता है, एक वित्तीय वर्ष के लिए। तो वित्तीय वर्ष चूंकि आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, इस वजह से 1 अप्रैल के बाद करना चाहिए। और ओबीसी में जो है, ओबीसी किसको माना जाता है, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, जिनके फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है, और EWS के लिए भी कैटेगरी जिनका 8 लाख से कम है, तो उन्हीं को लाभ मिल पाता है ओबीसी कैटेगरी का। तो इसी वजह से ओबीसी का जो NCL वाला पार्ट है, ये भी हर वित्तीय वर्ष के लिए अलग अलग होता है। इसी वजह से 1 अप्रैल के बाद का लगता है, 31 मार्च का रहेगा तब भी आपका न्यू बनवाना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा 5 मार्च का भी बनवाया चल जाएगा, नहीं काउंसलिंग में नहीं चलेगा मेरे बाबू, 31 मार्च तक का नहीं चलेगा, 1 अप्रैल है उसके बाद करेगा तो आपको चलेगा। तो इसके लिए आप लोग मैसेज या फोन मत करिएगा, इसके लिए आप लोग मैसेज या फोन मत करिएगा कि नया बनवा लेने बनवाए, काउंसलिंग टाइम पे ओबीसी का EWS का नया लगना ही लगना है। अब बात करें यहाँ पे फादर्स नेम वगैरह हो गया, नेशनलिटी हो गया, आइडेंटिटी टाइप हो गया, स्टेट डोमिसाइल हो गया, फादर्स डोमिसाइल हो गया। अब स्टेट डोमिसाइल, अब देखिए लीट में क्या है, लीट में क्या है, अगर आप कहीं यूपी के बाहर से डिप्लोमा किए हैं, यूपी के बाहर से डिप्लोमा किए हैं और आपका डोमिसाइल यूपी नहीं है, तो आप AKTU ट्रिपल में HBTU के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ फॉर्म फिलअप में तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बाकी काउंसलिंग टाइम पे एलिजिबल नहीं होंगे। चाहे तो यहाँ पे भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काउंसलिंग टाइम पे आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो जो बच्चे जो है यूपी के बाहर के हैं और यूपी के बाहर से डिप्लोमा भी किए, जैसे आप बिहार के हैं, यूपी से पॉलिटेक्निक किए हैं तो एलिजिबल हैं, लेकिन बिहार से ही पॉलिटेक्निक किए हैं तो एलिजिबल नहीं है। तो उस केस में आप HNBU, BBAU और गर्ल्स कैटेगरी है तो इंदिरा गांधी जो आपका दिल्ली में वुमेन यूनिवर्सिटी है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। फादर नेम या गार्जियन नेम यहाँ पे हो गया, मदर नेम हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए, फादर या गार्जियन का एजुकेशन, जो भी एजुकेशन हो, मदर का जो भी एजुकेशन हो, वो सब फिलअप कर लेंगे। और वो क्या है, फादर गार्जियन क्या, डिफेंस सर्विस है, फार्मर है, अलग अलग कैटेगरी आएगा, उसको भी फिलअप करना रहेगा। ये जैसे मदर में आर्किटेक्ट फिल हो गया, तो ऐसे भी आप क्या करेंगे, जो भी आपको लगेगा उसको फिलअप कर दीजिएगा। एनुअल इनकम कितना है, उसमें अप टू 1 लाख रहेगा, 1 लाख से 2 लाख रहेगा, 2 लाख से 4 लाख रहेगा, ऐसे समथिंग रहेगा। तो जो भी आपके फैमिली की इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। इन सब में दिक्कत नहीं आएगा, इन सब में दिक्कत नहीं आता है किसी को। आर यू ट्विन, आर बोथ अप्लाइंग फॉर CUT-UG, क्या आप ट्विन हैं और दोनों लोग CUT-UG के लिए अप्लाई कर रहे हैं? तो अगर आप जुड़वा भाई बहन हैं तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, अगर आप जुड़वा नहीं है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नो कर देंगे। बवाल ही खत्म हो गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे ट्विन होते हैं, ट्विन में अगर बॉयज गर्ल्स हैं तभी दिक्कत नहीं होती है, बॉयज है, चेहरा एक तरह मैच करता है तब दिक्कत आती है, इस वजह से इसने डिटेल मांग रखा है। नेम ऑफ द अदर ब्रदर सिस्टर, या अगर ये भरते हैं ट्विन वाला तो दूसरे का भाई या बहन का नाम लिखना रहेगा, भाई या बहन होंगे तो डिटेल भरना रहेगा आपको। नेशनलिटी की बात करूँ, ये सब आ जाएगा, कैटेगरी आपका आ जाएगा, आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, ये सब जो है इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ये सब दोबारा आ गया। फिर आ गया नेम ऑफ द अदर, ये हो गया। फिर ये कह रहा है कि आर यू डायबिटिक, क्या आप शुगर के पेशेंट हैं? तो जनरली बच्चे नहीं रहते हैं, कम एज में कुछ रहते हैं, अगर रहते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नो कर सकते हैं, नो कर दीजिएगा इसको। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, इसको क्या करेंगे, अर्बन या रूरल, अगर आप ग्रामीण बिलोंग करते तो रूरल यहाँ पे कर देंगे, अगर शहर के हैं तो अर्बन कर देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, मोड ऑफ प्रिपरेशन, इंडिविजुअल ट्यूशन ले रहे हैं कि सेल्फ स्टडी है, जो भी आपका होगा वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, सेल्फ स्टडी यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। मीडियम ऑफ स्टडी, मीडियम ऑफ स्टडी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंग्लिश। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर पॉलिटेक्निक आप हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो हिंदी कर दीजिएगा, पॉलिटेक्निक की कॉपी आप इंग्लिश में लिख रहे थे इंग्लिश कर दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश कोई कर दीजिएगा। या जैसे बहुत बच्चे होते हैं ना कि मान लीजिए कहीं से साउथ से कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई दूसरा मीडियम होगा, कन्नड़ होगा या
तेलुगु होगा तो वहाँ पे वो सब भरेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ लिखा गया है। तो यूपी वगैरह के हैं तो आप हिंदी इंग्लिश में से कोई एक भर देंगे। ये सारा करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। क्या यहाँ पे आई एग्री, इस पे क्लिक करेंगे। आई एग्री के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ सबमिट वगैरह का आएगा कुछ। हाँ, आई एग्री के बाद क्लिक करने पर आगे सबमिट वगैरह करेंगे तो फिर आगे ये पेज खुल करके आ जाएगा। आर यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या आप पॉवर्टी लाइन से नीचे बिलोंग करते तो यहाँ पे नो करिएगा। आप लोग क्या करिएगा, नो करिए, क्योंकि कोई लाभ नहीं मिलने वाला लेटर वालों को। कश्मीरी माइग्रेंट, अगर मतलब कश्मीर से विस्थापित है, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, एक सर्विसमैन, ये क्या कर दीजिएगा, क्या मतलब आपके दादाजी पिताजी मतलब उनके पाले हैं, अगर हैं आपकी फैमिली में कोई है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, तो अगर आपके पास एनसीसी कोई कोटा है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इसका कोई लेटरल में लाभ नहीं मिलता है। जो बच्चे बीजी वगैरह में एडमिशन लेते हैं, डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, बिच्छू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, उन सब में ये सारे लाभ मिलते हैं। यहाँ पे बीटेक लेटरल में इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे नो भी कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, यस भी कर देते कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। तो अगर आपके पास होगा तभी यस करिएगा, अदरवाइज नो ही करना है। क्लेम पर स्पोर्ट्स कोटा है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो, लेकिन स्टेट लेवल का आपका कोटा रहे। इस स्टेट लेवल का, जैसे आप पॉलिटेक्निक में होता है ना स्पोर्ट्स, स्टेट लेवल पे आप कोई प्राइज पाए हुए हैं तो वहाँ पे जो है यस कर सकते हैं। लेवल ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट, ऑल इंडिया, इंटर जोनल, इंटर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इंटर यूनिवर्सिटी भी है, इंटर जोनल भी है। जैसे बहुत लोग जोनल जाते हैं ना, बहुत लोग स्टेट पे जाते हैं, तो जोनल वाला भी तब भी कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा। आर यू अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या आपके मतलब पिताजी माताजी कोई यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई अगर है तो यस कर दीजिएगा, नो नहीं है तो नो कर दीजिएगा। यस करने पे फायदा क्या होगा, जनरली ये भी इंटर वालों को लाभ मिलता है, लेटर वालों को नहीं मिलता है, कि आपको कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है, कुछ सीटें जो आरक्षित रहती हैं, मतलब जो वहाँ के एम्प्लॉय रहते हैं। इज योर फादर एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी, रहेंगे तो यस, अदरवाइज नो। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में है उसको यस करेंगे अगर यस करते हैं तो, अगर नहीं है तो कोई फादर्स एम्प्लॉय आईडी वगैरह सब मांगेगा। नेम ऑफ डिपार्टमेंट ये सब मांगेगा, अगर नहीं है तो नो कर देंगे, सारा बवाल खत्म हो गया। फादर्स एम्प्लॉइंग स्टेटस, वर्किंग है कि रिटायर हो गए, वो सब मांगेगा। मदर्स का भी वैसे ही कह रहा है कि नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। नहीं है तो नो कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। जब नो कर देंगे तो ये सारी चीजें ओपन होके आएंगी, नहीं सीधे आगे बढ़ जाएंगे। आगे जब बढ़ जाएंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, CUT UG, अब क्या हो गया यहाँ पे, रिजल्ट स्टेटस क्या हो गया, पास हो गया। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग जो भी आपका होगा, यहाँ पे मान लीजिए 2002 है, 2002 लिख देंगे, 2003 है तो 2003, 2004 है। अच्छा, ईयर ऑफ पासिंग कर रहा है टेंथ का मान लीजिए आप 2022 है तो 2022 लिख देंगे, 2022 तो होंगे नहीं। मान लीजिए आप 2021 है, 2021 लिख देंगे, 2018 है, 2018 लिख देंगे, जो भी आपका होगा वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद हाई स्कूल का यहाँ पे बनना है, 10th आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे ये हो जाएगा। ये शहर से है तो अर्बन, गांव से है तो रूरल। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, प्राइवेट है तो प्राइवेट, बहुत सारे एडेड स्कूल होते हैं, एडेड है तो गवर्नमेंट एडेड कर देंगे, गवर्नमेंट एडेड का ऑप्शन रहता है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कहाँ से हाई स्कूल किए, इंडिया कर लेंगे। स्टेट कर लेंगे, यहाँ पे जिस भी स्टेट से हाई स्कूल हो स्टेट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट भी आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको बोर्ड क्या है, CBSE है कि यूपी बोर्ड है, वो सब कर लेंगे। स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख लेंगे, जो स्कूल या कॉलेज का नाम वगैरह लिखेंगे वहाँ पे 10 पॉइंट वगैरह मत लिखिएगा। जैसे मान लीजिए हो गए MG इंटर कॉलेज, तो M.G. मत करिएगा, महात्मा गांधी पूरा लिख दीजिएगा। स्कूल कॉलेज पिन कोड, यहाँ पे आपका जहाँ पे जिस शहर में जिस जगह पे आपका कॉलेज स्थित है उसका अपना उस लोकेलिटी का कुछ पिन कोड होता है, जो एड्रेस में लगाते हैं, पोस्टल वाले में लगाते हैं, एड्रेस में लगाते हैं पिन कोड, तो वो पिन कोड लिखना रहेगा। तो जिनको नहीं है गूगल से सर्च करके लिख देंगे, इससे गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हाई स्कूल का रोल नंबर हो गया, रिजल्ट मोड हो गया, CGPA परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग बन लेंगे। मैक्सिमम ग्रेड अगर CGPA तो दशमलव में रहता है, परसेंटेज में रहेगा तो परसेंटेज में ये सब भर लेंगे। इसको भरने के बाद फिर क्या करेंगे, 12th डिटेल। अब जान लीजिए जो बच्चे 12वीं, जो बच्चे BSc वाले हैं, जो BSc करने के बाद बीटेक करना चाहते हैं, वो जो 12वीं की डिटेल भरेंगे। जो पॉलिटेक्निक के बाद करना चाहते हैं वो डिप्लोमा का डिटेल भरेंगे। अगर किसी ने 12वीं का डिटेल भर दिया पॉलिटेक्निक वाला, तभी कोई दिक्कत का सामना, घबराने वाली दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको भी एक मौका मिलेगा जब काउंसलिंग करवाएंगे, तो वहां पे आप लोग डिप्लोमा का डिटेल अपडेट कर दीजिएगा। अभी 12वीं का जो लोग फिल कर लिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज जिनको डर लग रहा होगा वो चाहे तो करेक्शन में अपना अपडेट कर लीजिएगा, डिप्लोमा का लगा लीजिएगा। 12वीं का किए तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि BSc वालों के लिए 12वीं का ऑप्शन रहता है, वो डिप्लोमा तो किए नहीं रहते हैं। तो जब BSc वालों को 12वीं भर के काम चल जा रहा है, तो डिप्लोमा वालों को भी 12वीं भर के काम चल जाएगा। लेकिन आप अगर डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा का ही फिल करिएगा।
जो बच्चे फॉर्म फिलअप कर चुके 12वीं भर के, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट स्टेटस। रिजल्ट स्टेटस यहाँ पे आप पास हैं तो पूरा डिटेल आएगा, पूर्णांक प्राप्तांक। तो पास अगर आप पास हैं, देखिए अगर आप पास हैं तो आप 6th सेमेस्टर का रोल नंबर भरेंगे, 6th सेमेस्टर का रोल नंबर भरेंगे। अगर आप अपेयरिंग हैं तो आप 5th सेमेस्टर का रोल नंबर भरेंगे, 5th सेम का। अगर आपका स्पेशल बैक है, क्या है, स्पेशल बैक है किसी सब्जेक्ट में, तो आप जो 6th सेमेस्टर का जो आपको मार्कशीट मिला हुआ है, स्पेशल बैक वाला रोल नंबर मत भरिएगा, जो आपका 6th सेमेस्टर का मार्कशीट मिला हुआ है उसका रोल नंबर भरेंगे। और क्या भरेंगे, अपेयरिंग में भरेंगे। किसमें भरेंगे, अपेयरिंग में भरेंगे। ये सारे बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था। तो स्पेशल बैक वाले 6th सेमेस्टर का रोल नंबर भरेंगे और अपेयरिंग में फॉर्म फिलअप करेंगे। पास आउट वाले 6th सेमेस्टर का रोल नंबर भरेंगे और जो है पास आउट रहेंगे। अपेयरिंग वाले 5th सेमेस्टर का रोल नंबर भरेंगे। रोल नंबर में एनरोलमेंट नंबर नहीं फिल करना, ये ध्यान दीजिएगा। रोल नंबर भले ही हर साल बदलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। भले आपका रोल नंबर बदलता है, रोल नंबर वाले कॉलम में एनरोलमेंट नंबर नहीं भरेंगे, रोल नंबर ही फिल करेंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे। खैर इससे कुछ होता जाता नहीं, एनरोलमेंट नंबर भर देंगे तब भी कुछ हो जाएगा नहीं, लेकिन आप रोल नंबर ही फिल करिएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे पास की जगह पे पास वाला मैंने पहले बताया हुआ था, यहाँ पे पेयरिंग कर देंगे, यहाँ पे पेयरिंग कर देंगे। यहाँ पे ये 2024 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2024 हो जाएगा। ये आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, 12th तारीख इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पे प्लेस आप स्कूल, ये क्या हो जाएगा, शहर से कर रहे हैं, जैसे राजकीय पॉलिटेक्निक गोरखपुर से कर रहे हैं, एमपी पॉलिटेक्निक गोरखपुर से कर रहे हैं, तो आपका अर्बन हो जाएगा। कहीं गांव में बहुत खेताड़ी उताड़ी में स्कूल खुल गया, गांव देहात में खुल गया, पॉलिटेक्निक के सरकारी कॉलेज खुल गए, तो यहाँ पे रूरल भर देंगे। तो जो बच्चे गांव से पॉलिटेक्निक कहीं कर रहे हैं तो क्या भर देंगे, रूरल। जो शहर वाले हैं वो क्या भरेंगे, वो अर्बन भर देंगे। उसके अकॉर्डिंग आप लोग भर लीजिएगा, रूरल है कि अर्बन है, रूरल अर्बन भर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टाइप ऑफ स्कूल क्या है, जैसे यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय भरा हुआ है, आपका जो भी होगा गवर्नमेंट, जवाहर नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट, एडेड होगा तो गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट होगा तो प्राइवेट क्लिक कर लेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री इंडिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बिहार के हैं तो बिहार कर लेंगे, लेकिन आपका यूपी का डोमिसाइल रहेगा तभी आपका एलिजिबल रहेंगे। मतलब इसके लिए AKTU, अगर आप HNBU BBU के लिए करते कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया भर सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, किस जिले में आपका स्कूल है, वो आपका कैसा है, CBSE है कि आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम हो गया। तो अगर आपका यहाँ पे नहीं शो करेगा, डिप्लोमा या टेक्निकल बोर्ड कोई शो कर रहा होगा तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। डिप्लोमा टेक्निकल अगर नहीं मिलेगा आपको तो अदर यहाँ पे भर दीजिएगा, और यहाँ पे भरेंगे पूरा क्या, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। जो बच्चे IRT से हैं वो आप यहाँ पे IRT का पूरा नाम लिखेंगे, या IRT पूरा नाम लिखेंगे। या कोई जो और किसी अदर यूनिवर्सिटी से कर रहा है, जैसे कोई AMU से कर रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे लिख देंगे अलीगढ़ मुस्लिम। कोई जामिया से कर रहा है तो जामिया का यहाँ पूरा नाम लिख देंगे। तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी या बोर्ड है उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद स्कूल कॉलेज पिन कोड, जहाँ पे आपका स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उस लोकेलिटी का पिन कोड क्या, वो पिन कोड यहाँ पे भर लेंगे, पोस्टल वाला जो पिन कोड होता है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर में हमने बताया ना, अपेयरिंग वाले बच्चे 5th सेमेस्टर का रोल नंबर, पास आउट वाले बच्चे 6th सेमेस्टर का रोल नंबर, और जो बच्चों का स्पेशल बैक है वो भी 6th सेमेस्टर का रोल नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे। एनरोलमेंट नंबर फिलअप नहीं करना, मैं जोर देके कह रहा हूँ। इसके लिए आप मैसेज या कॉल मत करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड मैसेज या कॉल आ रहे थे। तो मैसेज या कॉल आपको करके कंफर्म नहीं करना, नहीं तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपको काउंसलिंग में कोई हेल्प नहीं मिल पाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। जो चीज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ उसके रिगार्डिंग आपको फोन या मैसेज नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे रिजल्ट मोड क्या हो गया, परसेंटेज है। अगर आप पास रहेंगे तो परसेंटेज भरेंगे, आप अपेयरिंग है तो ये मांगेगा ही नहीं, अपेयरिंग में कुछ मांगेगा ही नहीं। टोटल आफ्टर कुछ नहीं मांगेगा अपेयरिंग में। अगर आप पास आउट है तो 6th सेमेस्टर का केवल नहीं भराएगा, ओवरऑल तीनों साल का मिला करके आपका कंप्लीट पूर्णांक और प्राप्तांक लिखा रहा था उसके अकॉर्डिंग आप लोग फिलअप करिएगा। अगर पास आउट है तो उसके अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। पूरा 6 सेमेस्टर का मिला करके समराइज करके दिखाता 2400 पूर्णांक, तो उसमें अपने 1800 नंबर पाए, इस तरीके से आपका दिखाएगा। तो प्राप्तांक पूर्णांक भी उस तरीके से भर लेंगे, परसेंटेज वगैरह आपका उसके अकॉर्डिंग शो करके आ जाएगा। फिर आई एग्री पे कर देंगे। आई एग्री के बाद क्या हो जाएगा, आगे प्रोसीड हो जाएगा। आई एग्री के बाद क्या हो जाएगा, आगे प्रोसीड हो जाएगा। आगे प्रोसीड होने के बाद अब आपका क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म वाले पे आप चल रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम आ जाएगा, कौन कौन सी, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप
क्लिक करेंगे तो आएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो डॉक्टर डी से मिलेगा, AKTU वाला डी से मिलेगा, तो यहाँ पे कर लेंगे। फिर यहाँ पे प्रोग्राम बीटेक लेटरल एंट्री, दो है, बीटेक लेटरल एंट्री भी, बी फार्मा, तो ऊपर वाला बीटेक लेटरल एंट्री है, नीचे वाला बी फार्मा लेटरल एंट्री है, दोनों के लिए आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको क्लिक कर लेंगे। फिर उस पर दूसरे के लिए ट्रिपल एम ऐसे मदन मोहन मालवीय कर लेंगे, उसका बीटेक लेटरल एंट्री कर लेंगे, HBTU कर लेंगे, उसका बीटेक लेटरल एंट्री कर लेंगे, BBU कर लेंगे, उसका बीटेक लेटरल एंट्री, HNBU उसका बीटेक लेटरल एंट्री। HNBU में और BBU में आपको फॉर्म फिलअप करते समय ही ब्रांच भरना रहेगा, फॉर्म फिलअप करते समय ही ब्रांच भरना रहेगा, बाद में आपका ब्रांच वगैरह चेंज नहीं होगा। AKTU ट्रिपल एम और HBTU में आप काउंसलिंग में जो है ब्रांच चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फॉर्म में ही आपको ब्रांच पहले ही सिलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, वो क्या करेंगे, इंदिरा गांधी वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो आपका वुमेन्स वाला, उसको फिलअप कर लेंगे, उसको भी फिलअप कर लेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका लिख करके आ जाता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सामने लिख करके आ जाता है, वो सब फिल कर लेंगे, आई एग्री कर लेंगे, प्रोसीड कर लेंगे, आई एग्री के बाद प्रोसीड कर लेंगे। फिर आपका जो है इस तरीके से जो आपने ये आ गया टेस्ट पेपर। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप अगर BBU सेलेक्ट किए हैं तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई देना रहेगा, अगर आपने BBU सेलेक्ट नहीं किया है तो हिंदी इंग्लिश नहीं देना, तो लैंग्वेज छोड़ देना है। अगर आप HBTU, MMUT और AKTU और इंदिरा गांधी वुमेन्स वाला अगर फिल करते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट, आपका जो है मैथ हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, सब में है, बाकी आप कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में से कोई एक, मतलब 3 सब्जेक्ट से आपका काम चल जाएगा 4 यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन आपने अगर HNBU और BBU ऐड कर लिया तो आपका 2 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, एक हिंदी बढ़ जाएगा, एक हिंदी और इंग्लिश, कोई दोनों में से कोई एक बढ़ जाएगा, और क्या बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा फिजिक्स। अगर आपने BBU AU नहीं किया है, ओनली HNBU किया है, अगर ओनली आपने HNBU किया है, कौन सा किया है, ओनली HNBU किया, ओनली अगर आपने HNBU किया है तो HNBU के लिए क्या होगा, HNBU के लिए क्या होगा, HNBU के लिए आपका क्या होगा, तो आपका केवल फिजिक्स एक्स्ट्रा ऐड होगा, HNBU के लिए ओनली फिजिक्स। अगर आप BBAU भी करते तो आपका हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये सारे सब्जेक्ट भर लेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही कि पहले मैंने बताया था कि जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इंग्लिश में कर लेंगे, बाकी सब हिंदी में रखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन, एक ही लैंग्वेज चूज करना है, या तो हिंदी में सारा पेपर आपको देना है या तो इंग्लिश में सारा पेपर देना है, लैंग्वेज छोड़ करके। लैंग्वेज हिंदी वाला हिंदी में होगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में होगा, लैंग्वेज छोड़ करके बाकी जो आपके सब्जेक्ट हो गए, जनरल टेस्ट हो गया और जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट हो गया, मैथ हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इसका लैंग्वेज आपको पहले चूज करना है, हिंदी में पेपर देना है कि इंग्लिश में। तो हिंदी जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया और आपका हो गया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की हिंदी होती है टफ, मतलब 50 क्वेश्चन है तो 25 से 30 क्वेश्चन का ही आपको हिंदी समझ में आएगा, 20 क्वेश्चन के हिंदी में आपको दिक्कत होगी। तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है थियरी में, आपको सारे टेक्निकल टर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन सारे टेक्निकल टर्म हिंदी इंग्लिश दोनों में बताए जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए 50 में 25 प्रश्न आपको आ रहा, 15 और करना है, तो उसके लिए जो प्रश्न आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। जो प्रश्न आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में 45 मिनट का टाइम रहेगा, 40 प्रश्न करना रहेगा, कोई न्यूमेरिकल वगैरह तो इसमें आता नहीं है वैसे, बस क्वेश्चन देख करके तुरंत आंसर करना रहेगा। तो बड़े आराम से एक क्वेश्चन 20 से 25 सेकंड में हो जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 20 से 25 सेकंड में आपके हो जाएंगे। देखते ही आप टिक मार लेंगे, देखते ही आप लोग क्या कर लेंगे, टिक मार लेंगे। तो आपके लिए 45 मिनट इफिशियंट है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हिंदी लैंग्वेज चूज करेंगे तो उनको फायदा मिलेगा, जनरल टेस्ट में फायदा मिलेगा, मैथ में उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, तो वो हिंदी में ही चूज करेंगे। आपका जो लैंग्वेज वाला इशू है, आप इंग्लिश में भले पढ़ रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो एग्जाम में उस प्रश्न को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। आपकी स्क्रीन पे लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आएगा, हर एक प्रश्न के सामने लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आएगा। जो प्रश्न आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके क्या कर लेंगे, लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका हिंदी में ही खुलेगा, तो पेपर आपका हिंदी में खुलेगा। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप इंग्लिश में क्या कर पाएंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां से लैंग्वेज वाली कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो। अब अगर जिसको हिंदी इंग्लिश से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है तो इंग्लिश भी कर सकता है, जनरल टेस्ट इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर लेगा, जिसको जिसमें कंफर्टेबल हो उस तरीके से वो कर सकता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप 4 यूनिवर्सिटी जो हमने पहले बताया है, AKTU, MMUT, HBTU और
इंदिरा गांधी वाला, तो इसके लिए आपका जनरल टेस्ट हो गया, मैथ हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट, मतलब आपका 3 सब्जेक्ट लेना रहेगा। अगर आप HNBU बढ़ाते तो आपको एक सब्जेक्ट फिजिक्स ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आप BBAU में भी जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका हिंदी या इंग्लिश में वो ऐड हो जाएगा, हिंदी या इंग्लिश में दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। जो बच्चे CS भी चूज करना चाहते हैं CS भी चूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप CS भी दे सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप CS और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर दोनों का नहीं दे सकते, दोनों का दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काउंसलिंग टाइम पे यूनिवर्सिटी कौन सा लेगा इसके बारे में कोई पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस रिस्क पे आप लिख दे सकते हैं कि वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो है दोनों में जो सब जिसमें ज़्यादा नंबर हो उसको लेना चाहिए, लेकिन इसके बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यूनिवर्सिटी की मर्जी, कोई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लेगा कि कंप्यूटर साइंस लेगा, वो उसकी मर्जी है, तो इसके बारे में हम पहले से कुछ बता नहीं सकते। तो ये सारे कर लेंगे। उसके बाद जो है टेस्ट पेपर का लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, सबका हिंदी वगैरह हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है आप इसको सेव वगैरह कर देंगे, एग्री करके क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्या होगा, सेव करने के बाद फिर आपका अगला पेज खुल जाएगा। इसमें आप जो है CBT मोड हो गया, फर्स्ट चॉइस, मतलब कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला, अगला उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला, जहाँ पे भी आपको पेपर देना रहेगा उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आई एग्री कर देंगे। आई एग्री के बाद जो है आगे प्रोसीड करेंगे। फिर यहाँ पे जो है आपको आएगा फोटो अपलोड करने के लिए और सिग्नेचर, ये सारा नहीं आएगा, ये सारा नहीं आएगा। और BPL डालते हैं तो BPL अपलोड करना पड़ सकता है। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन को यस करते हैं तो आपको BPL सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ सकता है। ये इस बार जो है आपका ये सब कास्ट वगैरह नहीं मांग रहा। कश्मीरी वगैरह अगर करेंगे, कश्मीरी माइग्रेंट वगैरह, तो हो सकता है अपलोड करने के लिए मांगे। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल का, एक सर्विस मैन का अगर करते हो सकता मांगे, लेकिन शायद इस बार कास्ट वगैरह नहीं मांग रहा था, तो बिना कास्ट वगैरह यहाँ पे अपलोड किया आपका आगे फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो इसको करने के बाद ये जब आपका हो जाएगा, इसको आगे करेंगे तो आपका फॉर्म पूरा का पूरा क्या हो गया, तो ये आपका पूरा का पूरा प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, वेरीफाई वगैरह कर करके ये सब आपको पूरा का पूरा दिखा देगा, ये पूरा का पूरा दिखा देगा। ये आपका यहाँ से पूरा हो जा रहा है, यहाँ से पूरा आपका हो जा रहा है। यहाँ से पूरा होने के बाद फॉर्म आपका एक भरा गया, एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरा गया। अब आपको क्या करना, फीस पेमेंट करना रहेगा। अब ये सारी चीजें वेरीफाई कर लेंगे कि आपकी सही है कि नहीं है, रिव्यू पे जा गया, सारी चीजों पे एक बार कर लेंगे कि हमारा सब सही है, आई एग्री कर लेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट के पहले आप एडिट कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत रहती है तो क्या कर देंगे, फाइनल सबमिट कर लेंगे। फाइनल सबमिट के बाद आपका कंट्री कोड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, इस पर क्या जाएगा, OTP वगैरह जाएगा, इसको एंटर करेंगे। उसको इंटर करेंगे, यहाँ पे मोबाइल OTP, पहले आपका ईमेल OTP था, यहाँ मोबाइल OTP जाएगा, इसको फिर क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपका सही होना चाहिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, सबमिट हो जाएगा। उसके बाद पैसा जमा करना रहेगा, पैसा जमा करना रहेगा, एप्लीकेशन नंबर वगैरह करके एंटर करेंगे। तो जितना सब्जेक्ट रहेगा, 3 सब्जेक्ट के लिए जो है जनरल की फीस जो है 1000 रुपये है, OBC EWS का थोड़ा सा 900 रुपये है, SC ST का ऐसे उससे कुछ कम है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप लोग फीस वगैरह। एक सब्जेक्ट पे आपका एक्स्ट्रा जो है कुछ फीस, जैसा 400 रुपये पर सब्जेक्ट ऐड हो रहा है जनरल का, और शायद 350 OBC SC का है, 300 शायद जो है OBC EWS का 375 है, 350 करके है, और SC ST का उससे कुछ कम है। तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, आपका फीस यहाँ पे ऐड होता जाएगा। क्या करेंगे, फीस आप पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आपका पूरा का पूरा फॉर्म क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। तो हमने पूरा का पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पे समझा दिया है। मुझे नहीं लगता आप फॉर्म फिलअप में आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आपका ये तीनों प्रोसेस क्या हो गया। इस तरीके से आपका एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। इस PDF को सेव करके रख लीजिएगा मोबाइल में, आप अपने ड्राइव में सेव कर लीजिएगा, ईमेल ID पे ड्राइव होता है, उस पर सेव कर लीजिएगा। PDF को आप रखे रहिएगा, आगे आपके काम आएगा। तो इस तरीके से फॉर्म फिलअप का वीडियो फिर से हमने बना दिया है। जिसको कोई भी डाउट रहता है तो इस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है। धन्यवाद।